हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में आपको दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिन दोनों पार्ट्स में फ्लाइंग के बारे में कुछ स्टोरीज हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब ये स्टोरी इज रिटन बाय लैम ओ फ्लेहर्टी एंड सेकेंड स्टोरी इज ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉसीथ। पहले हम फर्स्ट स्टोरी करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लैम ओ फ्लेहर्टी। अब ये स्टोरी इज बेस्ड ऑन हिज। ये हिज हमारा कैरेक्टर है, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, जो एक सीगल है। सीगल इज अ बर्ड। ये जो बर्ड है, इस बर्ड के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है कि उसकी पहली फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान कैसी थी, कितनी इजी थी, कितनी हार्ड थी। अब टॉकिंग अबाउट द ऑथर, ये ऑथर इज एन आयरिश नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। लैम ओ फ्लेहर्टी एक नॉवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। ओके अब द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये स्टोरी क्या दिखाती है? इट डिपिक्ट्स द नर्वसनेस बिफोर डूइंग समथिंग न्यू। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कैसे कोई नया काम करने से पहले कितना नर्वसनेस होता है, मन में दुविधा होती है कि कैसा होगा। आप भी बहुत बार एक्सपीरियंस करते होगे, नया स्कूल जा रहे हो, नए क्लास जा रहे हो या नए दोस्तों से ही बात करना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। बस इस स्टोरी में भी वही है कि कैसे ये सीगल जो अपनी पहली उड़ान लेने वाला है, एक नया काम करने वाला है, उसके पहले उसे कितना नर्वस फील हो रहा है, वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या अनकॉन्फिडेंट फील कर रहा है। हम इस स्टोरी में वही देखने वाले हैं कि वो पूरी जर्नी उसकी कैसी है फ्रॉम द बिगिनिंग, कि अब वो पैदा हो गया है, अब अ बर्ड इज बॉर्न टू फ्लाई, उसको उड़ना है, बट उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उड़ पाएगा। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी की ये कैसे है, कैसे वो उड़ पाता है, कौन उसका वो मेन सपोर्ट है या कौन वो मेन कैरेक्टर है जिसने उसको उड़ने पे मजबूर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब हम अपना स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके टेक्स्ट बुक के साथ साथ देखें, ताकि आपको एक लिंक बना रहे विद द टेक्स्ट बुक कि हाँ स्टोरी कहाँ चल रही है। तो आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्ट ऐसे ही है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पे वही दिया है, लोनली यंग सीगल ऑन हिज लेज। एक अकेला यंग सीगल है जो अपने लेज पे रुका हुआ है। अब लेज क्या है? किसी भी क्लिफ का एक्सटेंडेड पार्ट। यहाँ पे लेज एक क्लिफ का एक्सटेंडेड पार्ट है। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि कोई क्लिफ है जहाँ पे एक हीरो एक विलन है, दोनों फाइट सीन कर रहे हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि विलन उस एक्सटेंडेड पार्ट के क्रैक होने के साथ वो विलन नीचे गिर जाता है। तो ये क्लिफ का लेज कुछ वैसा होता है। लेज इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ क्लिफ। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये जो यंग सीगल है, दिस सीगल इज द सेंट्रल कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर, जिसके अराउंड सारी स्टोरी हमारी रिवॉल्व करती है। इस स्टोरी में इस सीगल के फैमिली में एक्चुअली और 5 मेंबर्स हैं, जहाँ पे ये एक यंग सीगल है, अ बॉय सीगल, और इसके साथ और 2 भाई हैं, एक बहन है और मम्मी पापा। टोटल देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स। ओके तो सबसे पहले शुरुआत होती है विद द सीगल ऑन हिज लेज। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि सीगल अकेले अपने लेज पे है क्योंकि उसके 2 भाई और 1 बहन सब ऑलरेडी उड़ चुके हैं। एक दिन पहले ही उन लोगों ने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये सीगल यहीं पे है, ये अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब भी वो नीचे देखता है उसे बस क्या दिखता है? सी स्ट्रेच डाउन माइल्स डाउन। वो जब भी नीचे देखता है उसे दिखता है कि नीचे सी है और वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, मीलों दूर तक फैला हुआ सी है, और उसे बिल्कुल भी लगता नहीं है, उसे अपने विंग्स पे एक्चुअली बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जब भी अगर मैं विंग्स खोलूं भी तो वो मेरा साथ नहीं देने वाले। वो सोचता है कि मेरे विंग्स केपेबल नहीं है मुझे उड़ान देने के लिए। इस सोच के साथ वो अपना सर झुका के डिसअपॉइंट होके वापस अपने होल की तरफ, उस होल की तरफ चला जाता है जहां पे उसने अभी तक की रातें स्पेंड की होती हैं। वो उस होल की तरफ चला जाता है फिर से वहीं पे अपनी रात बिताने के लिए। नेक्स्ट ये बताया गया कि उसके जो भाई बहन है उनके विंग्स एक्चुअली इस सीगल के विंग से शायद छोटे ही होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना करेज है, खुद पे इतना उनको भरोसा है कि वो उड़ सकते हैं, और फिर वो बस जाते हैं एज तक और वहां से अपना फ्लाइट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस यंग सीगल की जहां तक बात है, ही फेल टू मस्टर करेज। मस्टर मतलब टू गैदर। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपना बोलते हैं ना, हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उड़ने के लिए।
और वहीं पे उसके जो भाई बहन है वो सब, भले ही उनके विंग्स इससे छोटे होंगे, लेकिन उन सब में इतना हिम्मत है कि वो एज तक जाते हैं, ब्रिंक तक जाते हैं लेज के, और वहां से बस अपने विंग्स को ओपन करके फ्लैप करके उड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, अभी आप खुद देखते हो अपने फैमिली में, अगर कोई फैमिली मेंबर आपका, कोई भाई बहन कोई अगर वीक है तो क्या पेरेंट्स छोड़ देते हैं? नहीं, वो पेरेंट्स उनके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे इस सीगल के पीछे भी उसके पेरेंट्स हमेशा पड़े रहते हैं। और इस बार भी पेरेंट्स अराइव अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, उसको चिल्लाते हुए, उसको थ्रेटन करते हुए, धमकाते हुए कि अगर अभी भी तुम नहीं उड़े तो तुम स्टार्व करोगे, तुम भूखे रहोगे। स्टार्व करना मतलब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम भूखे रहोगे। तो इन शॉर्ट वो उसको बस इतना ही वार्न कर रहे हैं, या तो उड़ो या तो यहीं पे भूखे सड़ो, लेज के ऊपर ही रहो और भूखे रहो, कोई तुम्हें खाना अभी प्रोवाइड करेगा नहीं। जस्ट टू प्रोवोक हिम, सिर्फ उसको इतना प्रोवोक करने के लिए कि वो आए आगे तक और खुद उड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक आप खुद कुछ कोशिश नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक इस यंग सीगल की बात है, अपनी लाइफ के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ, अपनी, उसको लग रहा है कि वो अगर ये अटेम्प्ट करेगा ऐसा करने का तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो अपनी लाइफ के लिए वो इस एक स्टेप आगे लेने से अभी भी डर रहा है, उसको अभी भी धमकी मिल चुकी है, वो अभी भी डर रहा है। अब यहां तक जो कहानी थी, ये सब जो इंसिडेंट्स थे, ये थे 24 आवर्स पहले के। उसके 24 घंटे पहले उसने अपने भाई बहनों को देखा था उड़ते हुए और डिसअपॉइंट होकर अपने होल की तरफ वापस चला गया था। अब प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ही इज वॉचिंग हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। सिबलिंग आपको पता होगा, भाई बहन। तो वो अभी वहां पे बैठे बैठे लेज पे से ही देख रहा है अपने पेरेंट्स को उसके सिबलिंग्स के फ्लाइंग के आर्ट को परफेक्ट करते हुए। एक्चुअली वो लोग क्या सिखा रहे हैं, दो चीजें सिखा रहे हैं। टू स्किम द वेव, स्किम मतलब टू ग्लाइड, आपके बुक में मीनिंग दिया है टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव द सर्फेस। किसका सर्फेस? यहाँ पे है सी का सर्फेस। ओके, तो स्किम मतलब टू ग्लाइड अबव द वेव्स, वेव्स के ऊपर कैसे बिल्कुल उड़ा जाए, और साथ ही साथ हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे फिश को प्रे, फिश उनका प्रे है, उसको कैसे कैच किया जाए। कैच करने के लिए फिश पानी के अंदर है, दे विल हैव टू डाइव, पानी के अंदर उनको डुबकी मारनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें सिखाई जा रही है, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। कौन सिखा रहा है? पेरेंट्स सिखा रहे हैं। और किसको? इस यंग सीगल के दो भाई और एक बहन को, जो एक्चुअली उड़ने के लिए रेडी थे और सब कुछ करने के लिए रेडी है। अब ये सब हो रहा है, और इनफैक्ट ये सब होने के बाद यंग सीगल देख रहा है कि उसका एक भाई ऑलरेडी एक फिश को कैच कर चुका है और वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो उसने क्या देखा, वन ऑफ हिज ब्रदर्स डिवोरिंग फर्स्ट हेरिंग। डिवोरिंग मतलब ईटिंग, एंजॉइंग, मजे ले रहा है अपने फर्स्ट शिकार का। ओके, डिवोरिंग फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग इज अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक सॉफ्ट फिन का सी फिश होता है। तो इस यंग सीगल ने देखा है कि उसके एक भाई ने ऑलरेडी एक अपना फर्स्ट हेरिंग ऑलरेडी उसने हंट कर लिया है और वो उसको एंजॉय कर रहा है। और वो, जहां तक उसकी खुद की बात है, वो लेज पे तब से ऐसे ही बैठा है, ना ही उड़ा है। खाने की तो दूर की बात है, क्योंकि पेरेंट्स ने अब मना कर दिया कि तुम मत उड़ो, खाना भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अब ये इंसिडेंट हुआ है, ये हो चुका है कि भाई ने अभी एक अपना फर्स्ट हंट कर लिया है। तो क्या होगा, फर्स्ट अचीवमेंट पे आपको तारीफें मिलती हैं, बस वैसे ही यहाँ पे इसके भाई के लिए भी पेरेंट्स क्या कर रहे थे, दे वर गिविंग अ प्राउड कैकल। भाई एंजॉय कर रहा था, एक स्टोन के ऊपर बैठ के वो अपना आराम से फिश खा रहा है, और पेरेंट्स उस के अराउंड उड़ते उड़ते they were raising a proud cackle. Cackle is the cry of a bird. यहाँ पे cackle is cry of a bird. Cackle is actually a sound. ठीक है, यहाँ पे it is a cry of a bird. तो बेटे ने कुछ अचीवमेंट किया है, तो पेरेंट्स उसके आसपास उड़ते हुए उसके अपना बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर, और इसीलिए उसकी तारीफ में ऐसा आवाज करते हुए उसके आसपास घूम रहे हैं। अब ये जो आज की सुबह है, आज की पूरी सुबह से लेके अब तक क्या हो रहा है, इस यंग सीगल को सिर्फ टॉन्टिंग मिल रही है। किसकी? फैमिली की टॉन्टिंग मिल रही है। आपको मालूम है टॉन्ट क्या होता है, किसी को हमेशा टॉन्ट करना, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो टॉन्टिंग विथ हिज कॉवर्ड आइज,
उसकी फैमिली क्या कर रही है, उसकी कावर्डाइज के लिए उसको टॉन्ट कर रही है। अब कावर्डाइज का मतलब है कायरता, उसकी डरपोक होने की वजह से उसको उसका मजाक उड़ाया जा रहा है सुबह से। अब ये मैंने ऐसे अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि आई वॉन्ट यू टू गिव द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड। आप इस वर्ड का अपोजिट बताओ। कावर्डाइज का अपोजिट क्या होगा, कायरता का अपोजिट क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ। अब नेक्स्ट ये हुआ है कि सन राइज हो रहा है, असेंडिंग सन। असेंडिंग सन मतलब आपको मालूम होगा, असेंड करने का मतलब आपको पता होगा टू गो अपवर्ड्स। जैसे असेंडिंग नंबर्स होते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर्स, वैसे ही सन असेंड कर रहा था, सन ऊपर आ रहा था, बड़ा हो रहा था, सन वॉज राइजिंग, सन राइज हो रहा था। और उसकी वजह से इस यंग सीगल को जो अभी भी अपने लेज पे है, उसे उसकी बहुत हीट फील हो रही थी। ही फेल्ट द हीट ऑफ द असेंडिंग सन। वो हीट उसको ज्यादा क्यों फील हो रही थी, क्योंकि उसने पिछले नाइटफॉल से कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि वो वीक है, वो कमजोर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कुछ ठंडी लगती है तो आपको बहुत ठंड लगने लगती है, और गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है। कुछ भी सहा नहीं जाता, एक्चुअली कुछ भी सहा नहीं जाता है व्हेन यू फील वीक। तो यहाँ पे भी सनराइज हुआ है, उसकी हीट से उसे बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही है। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब यंग सीगल को लग रहा है कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी फैमिली को मुझ तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेरी तरफ भी ध्यान लाना पड़ेगा कि मैं भी हूं, मुझे भी भूख लग रही है। तो व्हाट ही डिसाइडेड टू प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप। उसने ये करने के लिए क्या किया, वो अपने होल में से बाहर आया, लेज की एज तक पहुंचा, ब्रिंक तक पहुंचा, और वहां पे आकर वो एक पैर विंग के अंदर छुपा के पहले एक आंख बंद की, फिर धीरे धीरे दूसरी आंख बंद की, और ही इज प्रिटेंडिंग, एक्चुअली वो एक्ट कर रहा है, वो ऐसे एक्टिंग करके दिखा रहा है कि वह सो रहा है। वो भी कहाँ सो रहा है, लेज के ब्रिंक पे सो रहा है। ओके, तो उसने ये किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि अभी भी उसको किसी ने नोटिस नहीं किया है। उसने देखा कि उसके भाई बहन जो प्लेटियो पे थे, वो लोग अपने हेड्स जो उनके नेक में संक थे। आपने कभी अगर किसी बर्ड को सोते हुए देखा है तो आपको मालूम होगा कैसे, जब वो सोते हैं ना, उनका एक्चुअली हेड उनके गर्दन में ऐसे घुसा हुआ होता है, वो ऐसे झुक के सोते हैं। सो उसने देखा कि उसके सारे भाई बहन ऐसे सोए हुए हैं आराम से, दे वर डोज्ड ऑफ। और जो फादर है, फादर वॉज प्रीनिंग हिज फेदर्स। प्रीनिंग मतलब अरेंजिंग, वो अपने फेदर्स को अरेंज कर रहे थे, उन्हें मेंटेन कर रहे थे टू लुक हैंडसम। एक्चुअली ये क्यों था, ताकि हैंडसम दिखे, वो अच्छे दिखे। तो फादर अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे थे, और सिर्फ एक ही पर्सन था जो उसको नोटिस कर रहा था, देख रहा था, वो थी उसकी मम्मी। मम्मी बस देख रही थी, और मम्मी को सब समझ में आ रहा था क्या सीन चल रहा है। मम्मी क्या कर रही थी, मम्मी अपना बीक को स्क्रैप करते हुए एक फिश उन्होंने कैच किया था। सिर्फ मम्मी ने नोटिस किया था। मम्मी प्लेटियो के हायर हम्प पे खड़ी थी, उसी प्लेटियो पे जहाँ पे बाकी का फैमिली है, वहीं पे वो एक हायर हम्प पे खड़ी थी, और वहां पे बड़े प्राउडली वहां पे खड़ी थी। और उनके पास एक फिश था, उनका एक शिकार उनके पास में था। वो बार बार अपने बीक को हर साइड से, दोनों साइड से रॉक के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर खड़ी थी वहां पे स्क्रैप करती थी, वहां पे रब करती थी, और फिर उस फिश को टेयर करती थी, फाड़ती थी। ओके, तो वो चीज देख के इस यंग सीगल को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यू इमेजिन, आपने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, और फिर आपको 24 घंटे के बाद कुछ फूड दिख रहा है, वो भी कोई और खाते हुए दिख रहा है। तो आप इमेजिन करते हो कि हाँ, मैं भी वो चीज इस तरीके से खाता हूं, मैं भी वो चीज इस तरीके से एंजॉय करता हूं। तो बस वही कंडीशन ये सीगल की है। वो भी सोच रहा है कि कैसे वो अपने बीक को स्क्रैप करता है टू वेट इट। वेट इट मतलब टू शार्पन इट। कैसे वो अपने बीक को रब करता है। टू स्क्रैप मीन्स टू रब। हाउ ही स्क्रैप्स हिज बीक टू वेट हिज बीक। ओके, तो खाना देख के एक्चुअली ही इज मैडन्ड बाय द साइट ऑफ फूड। वो खाना देख के पागल हो गया है। कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर 24 घंटे से खाएगा नहीं, और जब वो खाना देखेगा, वो भी कोई और खा रहा है, उसको खाते हुए देखेगा, तो वो पागल ही हो जाएगा, उसके दिमाग में पागलपन सा होने लगेगा। तो यहाँ पे इस यंग सीगल के साथ भी यही हो रहा है। वो बहुत पागलपन सा फील कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी खा रही है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए वो भी मन में सोच रहा है कि कैसे मैं भी अपने बीक को स्क्रैप करता हूं, स्क्रैपिंग हिज बीक टू वेट हिज
बीक। कैसे वो अपने बीक को स्क्रैप करता है, स्क्रैप मीन्स टू रब, कैसे वो अपने बीक को रब करता है, रब क्यों करता है, अपने बीक को शार्प करने के लिए। जितना शार्प रहेगा उतने इजीली वो अपने फिश को फाड़ के टेयर करके उसे एंजॉय कर सकता है बहुत आसानी से। तो वो बस अपने मम्मी को देख के वही सब सीन याद कर रहा है कि मुझे भी करना है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी फिश चाहिए, मुझे भी खाना है। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप टेक्स्ट बुक में देखोगे कि वो अपने मम्मी को बुलाता है, गा 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 ऐसे करके मम्मी को बुलाता है। ये गा 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 क्या है, ये है साउंड ऑफ द बर्ड, कि कैसे वो अपने उनका साउंड क्या है, कैसे वो अपने बात कर रहे हैं। तो उसने अपनी मम्मी को गा 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 करके बुलाया। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी स्क्रीम्ड बैक डेरेसिवली, डेरेसिवली मतलब मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए कि तू एकदम बेवकूफ है, यू आर अ स्टूपिड पर्सन, तुझे कुछ खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा बेग कर रहा है फॉर फूड, लेकिन मम्मी ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, यू आर स्टूपिड। मम्मी ने डेरेसिवली चिल्ला दिया बस, लेकिन उसे इतनी भूख लगी थी कि ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ कॉलिंग हर अगेन एंड अगेन। वो बार बार बस उसको अपनी मम्मी को आवाज लगाते ही जा रहा था। तो एट लास्ट मम्मी अपनी जगह से उड़ के आने लगी टुवर्ड्स दिस यंग सीगल। तो वो देख के ये सीगल बहुत खुश हो गया कि एट लास्ट मेरी तरफ मम्मी आ रही है, अब मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो मम्मी आ रही है, उड़ उड़ के आ रही है, और एक्चुअली बिल्कुल करीब आके, इस यंग सीगल के करीब आके, वो यंग सीगल जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अपने फुट को टैप कर रहा है ऑन द रॉक। तुम इमेजिन कर सकते हो, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कैसे होगा कि खाना आते हुए नजर आ रहा है और वो बस चाहता है कि जल्दी मुझे खाना मिले और मैं बस इसको अपने पैरों पे दबाऊं और बीक से टेयर करके इसे एंजॉय करूं। तो वो बस उसी एंशियसनेस में खड़ा है कि कैसे जल्दी से मेरे पास खाना आए, मम्मी लेके आ रही है। बट सडनली शी हॉल्टेड, एकदम करीब आके मम्मी अचानक से रुक जाती है। हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप, मम्मी एकदम पास में आके रुक जाती है। अब जब मम्मी पास में आके रुक गई तो यंग सीगल के दिमाग में एक बात चल रही है कि मम्मी आके क्यों मुझे खाना नहीं दिया, इतने करीब आके क्यों रुक गई। लेकिन ज्यादा कुछ सोच पाने का कैपेबिलिटी नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा भूख था पेट में। जब पेट खाली होता है आप कुछ ज्यादा सोच नहीं पाते हो। तो यहाँ पे यंग सीगल के साथ भी वही बात है, दिमाग चल रहा नहीं है क्योंकि पेट में खाना नहीं है। वो इतना ज्यादा पागल हो चुका है भूख की वजह से कि मम्मी सामने दिख रही है, बीच में खाना है मम्मी के, तो उसने बस डाइव कर दिया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, और अगले मोमेंट में देखा कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है और उसका हार्ट स्टूड स्टिल मतलब एकदम दिल थम गया, बिल्कुल हार्ट बीट जैसे रुक गई। कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई भी दे रहा नहीं था। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां पे आप बहुत बड़े डेंजर में फंस गए, आपको लग रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे उसके साथ भी यही हो रहा है कि उसका दिल एकदम ठहर गया है और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये सब जो फीलिंग थी ये सिर्फ एक ही मोमेंट के लिए थी। अगले मोमेंट में उसने देखा कि उसके विंग स्प्रेड हो चुके हैं और वो धीरे 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 सोर कर रहा है इन द एयर। धीरे 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 वो ऊपर जा रहा है। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग, अब वो नीचे एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट नीचे की तरफ नहीं जा रहा था। विद द हेल्प ऑफ हिज विंग्स वो उड़ रहा था। उसे अपने पंखों के साथ उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो एयर को कट कर रहा है विथ हिज विंग्स। ओके, तो वो ऐसे करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू फ्लाई। एक बहुत ही छोटी सी उड़ान उसने भरना चालू कर दिया। Just felt a bit dizzy, flapped wings and soared upwards. अब पहली बार उड़ रहा है तो कुछ तो अलग फील होगा ना। तो he also felt a bit dizzy, थोड़ा सा उसका सर घूमने लगा। flapped wings, लेकिन फिर भी उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया and soared upwards, ऊपर की तरफ वो जाने लगा। विंग्स को फ्लैप करेगा तो ऊपर जाएगा ही। तो उसने, जिस पे उसे भरोसा नहीं था, एक्चुअली वो पहले भी करता तो वो उड़ जाता, लेकिन he was not confident। अब उसे कॉन्फिडेंस आया, उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब जब वो उड़ने लगा तो सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो गए और उसको सब लोगों ने उसको सराउंड कर लिया। एवरीवन सराउंडेड हिम टू प्रेज हिम। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे द स्क्रीम्स ऑफ जॉय, कैसे खुशी से सारा फैमिली उसको सराउंड करके चिल्ला रहा है। कैसे उसकी मम्मी उसके बिल्कुल बगल से क्रॉस होके जाती है, स्वूप पास्ट हिम। कैसे उसके फादर उसके ऊपर आके उड़ रहे हैं। कैसे उसके भाई बहनों ने उसे सराउंड कर रखा है। तो एवरीवन सराउंडेड हिम टू प्रेज हिम।
अब कुछ समय उड़ने के बाद वो पूरी तरह से भूल गया, ही फॉरगॉट अबाउट हिज डिसेबिलिटी। जो थोड़ी देर पहले तक उसको लगता था कि वो उड़ ही नहीं पाएगा, उसके विंग्स उड़ने लायक ही नहीं है, वो ये सारी चीजें थोड़ी देर ही उड़ने के बाद भूल चुका था कि मैं थोड़ी देर पहले तक अपने आप को समझ रहा था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा। इसके लिए वो अपने आप को कमेंट कर रहा है, कमेंट मीन्स टू प्रेज, वो अपने आप को प्रेज कर रहा है, अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, और फिर वो डाइव कर रहा है, वो कर्व कर रहा है, वो हर वो चीज कर रहा है जो वो सोच रहा था बस उस जगह पे बैठे बैठे। अब आगे जब वो उड़ के गया, वो बिल्कुल सी के करीब था, वहां उसे क्या दिख रहा है, ही कुड सी बीनीथ विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। जब वो बिल्कुल सी के करीब गया तो उसे नजर आया कि जो नीचे सी है वो एक्चुअली ग्रीन कलर का है, और उस पर कुछ लिटिल रिजेस है। रिजेस आर हल्का हल्का सा वेव्स, लाइट वेव्स, पानी के ऊपर जब हल्के हल्के वेव्स आते हैं उसको रिजेस बोलते हैं। तो उसे दिख रहा है कि सी के ऊपर रिजेस है और वो उसे बहुत एंजॉय कर रहा है, और साइड में देखते हुए ही इज कॉइंग अम्यूज्डली। कॉइंग मतलब अगेन साउंड ऑफ अ बर्ड, अम्यूज्डली मतलब बहुत ज्यादा खुश होके, बहुत ज्यादा हैप्पी होके वो अब चिल्ला रहा है। ही इज ऑल्सो स्क्रीमिंग। ये सारा जो यहाँ पे स्क्रीम्स है वो सारे स्क्रीम्स ऑफ जॉय, स्क्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस है। अब इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर क्या होता है, सब लोग, ऑल द फैमिली मेंबर्स लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। ग्रीन फ्लोरिंग क्या है, सी। सारे फैमिली मेंबर्स सी के ऊपर लैंड करते हैं और उसे भी बुलाते हैं, उसे भी बेकॉन करते हैं। बेकॉनिंग मीन्स टू कॉल। तो वो उसके ऊपर लैंड करते हैं और इस यंग सीगल को भी बुला रहे जिसने अपनी अभी फर्स्ट फ्लाइट ली है। तो वो भी आता है, वो भी इसके ऊपर स्टेप करता है, बट उसको रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे सिंक हो रहा है पानी में। धीरे धीरे वो सिंक होना मतलब डूबना, धीरे धीरे वो पानी में डूब रहा है। तो उसके पैर अंदर जा रहे हैं। वो काफी कोशिश कर रहा है अपने विंग्स को फ्लैप करके राइज होने की, वहां से उड़ने की, बट काफी टाइम से खाया नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है राइज होने की, ही इज वीक, उड़ नहीं पा रहा है। तो अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग विंग्स, वो अटेम्प्ट कर रहा है फिर से उड़ने की, क्योंकि अब वो लैंड कर चुका है, वो फिर से उड़ने की अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ही इज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। कौन सा स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अभी जो नया नया एक्सरसाइज किया है, अभी ये जो फ्लैपिंग किया है, ये सब उसके लिए स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है। जब आप कुछ अलग करते हो तो वो स्ट्रेंज हो जाता है, तो इसने भी अभी कुछ अलग किया है, वो इसके लिए स्ट्रेंज हो गया है। तो वो इस चीज से एग्जॉस्ट हो गया है, टायर्ड हो गया है, थक गया है, उसके फीट सिंक हो चुके हैं पानी के अंदर, उसके फीट घुस चुके हैं। देन हिज बेली टच्ड इट, उसका फिर पेट पानी को टच करता है। उसके आगे ही रियलाइजेस कि उसके आगे वो और सिंक हो रहा नहीं है, मतलब पेट तक ही वो सिंक होने वाला है पानी में, और उसके आगे ही विल जस्ट फ्लोट ऑन द वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि फैमिली स्क्रीम कर रही है मतलब चिल्ला रही है, उसका फैमिली उसके आसपास घूमते हुए, फैमिली स्क्रीम कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है मतलब उसकी तारीफ कर रहा है, उसको विश कर रहा है, बहुत गुड विशेस दे रहा है कि एट लास्ट तुमने अपना ये काम कर लिया, एट लास्ट तुम उड़े, प्रेज कर रहा है। और साथ ही साथ उस सीगल को उसकी फैमिली क्या ऑफर कर रही है, डॉग फिश के स्क्रैप्स। डॉग फिश अगेन इज अ टाइप ऑफ फिश, वो डॉग फिश के स्क्रैप्स ऑफर कर रहे हैं उसको एज हिज गिफ्ट। उसका एक तरह से अर्न किया है उसने इस बार, ये जो फूड है अपना उसको अर्न किया, और उसकी फैमिली उसको खुश होके वो ये चीजें ऑफर कर रही है। वो खुशी से उसके आसपास स्क्रीम कर रहे हैं, उसकी एक्चुअली वो अपने लैंग्वेज में उसकी प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसको डॉग फिश के पीसेस ऑफर कर रहे हैं। और फाइनली एट लास्ट इसके साथ सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है, जिसके लिए पूरे स्टोरी में इंतजार था कि एक्चुअली वो कब लेगा। तो वो अपनी भूख की वजह से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ही लेता है, उसके आगे उसको कोई रोक पाता नहीं है। सो हमारा फर्स्ट स्टोरी तो इसके साथ खत्म हो जाता है। तो वील कैरी ऑन विद द सेकेंड स्टोरी, ब्लैक एरोप्लेन, इन द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से सेकेंड स्टोरी करने जा रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सीथ। फ्रेडरिक फॉर्सीथ एक ब्रिटिश राइटर हैं जिन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी हैं, कई सारा स्टोरीज लिखा है। तो ये उनमें से एक शॉर्ट स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये स्टोरी एक फर्स्ट पर्सन नरेटिव में है, मतलब जो ऑथर बोल रहा है ये उसका खुद का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली जो इसमें कैरेक्टर है ये उसका एक्सपीरियंस इसमें वो खुद बता रहा है कि वो उस टाइम पे क्या फील कर रहा था, उसके क्या इमोशंस थे, उसके मन में क्या चल रहा था, ये वो सारी बातें हमें बताएगा।
ओके तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस चीज के साथ कि द ऑथर वॉज फ्लाइंग इन अ क्लियर स्काई, ठीक है, फ्लाइंग ओल्ड डकोटा इन द क्लियर स्काई, जहां पे मून क्लियरली दिख रहा था, जहां पे स्टार्स क्लियरली दिख रहे थे। और डकोटा क्या है? डकोटा इज द नेम ऑफ द जेट, जिस जेट में ऑथर एज अ पायलट फ्लाई कर रहा था। वो ऑथर उसमें बता रहा है कि वहां पे कोई क्लाउड नहीं था, स्टार्स बड़े ही क्लियरली मेरे ऊपर स्काई में शाइन हो रहे थे, मून क्लियरली दिख रहा था, ठीक है। और ड्यूरिंग द जर्नी, जाने के दौरान, कहाँ से जा रहा है? फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, ठीक है, वो इंग्लैंड में उसका घर है और वो अपने घर की तरफ वापस जा रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने टाइम पे? 1:30 को वो अकेले है, मतलब एक्चुअली 1:30 ये आगे वाला पार्ट है, वो उसने पहले ही फ्लाई करना स्टार्ट किया, मतलब आप सोच सकते हो आधी रात में उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया और वो सोच रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो ही इज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे एंड बीइंग विद द फैमिली। वो अपने घर जा रहा है, काम से वापस जा रहा है, तो हॉलीडे के लिए ही जाते हैं लोग, हॉलीडे ही प्लान करके जाते हैं, तो वो बस ड्रीम कर रहा है ऑफ हॉलीडे और कैसे वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। इसी के साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि वो बहुत खुश था क्योंकि वो आसमान में, क्योंकि वो स्काई में बिल्कुल अकेला था फ्लाई करते हुए। आगे वो बताता है कि एट 1:30 ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल रूम। क्या होता है कंट्रोल रूम? जब आपने अपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, वो उस मूवी में आपने देखा होगा एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे एक पर्सन माइक पे कुछ बता रहा है, जो फ्लाई कर रहा है उसको सुनाई दे रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ कैसे प्लेन उड़ानी है, कैसे क्या करना है। तो कंट्रोल रूम से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं क्योंकि उनके रडार पे आपका प्लेन शो होता है और आपको कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल रूम से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो 1:30 को उसने पेरिस कंट्रोल वहां जहां से ही स्टार्टेड टू फ्लाई, पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और पेरिस कंट्रोल को कॉल करके कहा कि मैं डकोटा DS088 से बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम हेडिंग टूवर्ड्स इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूं। तो वहां से उनको रिप्लाई आया टू टर्न 12 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। उन्होंने ये कॉल क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अपने प्लेन से नीचे जब वो देख रहे थे तो उन्हें बिग सिटी के ब्राइट लाइट्स दिख रहे थे, मतलब उन्होंने एक सिटी में एंटर कर लिया है, मतलब उन्होंने पेरिस छोड़ के एक दूसरे सिटी में एंटर कर लिया है। तो इट वाज द टाइम फॉर हिम टू कॉल द पेरिस कंट्रोल। जब उन्हें ये इंस्ट्रक्शन मिला 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करने का, उन्होंने सबसे पहले अपना कंपास चेक किया, उसके बाद उन्होंने स्विच कर लिया फॉर द सेकेंड फ्यूल टैंक। आप लोग को पता होगा कि प्लेन्स में कभी भी 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, एक पे आप प्लेन उड़ाते हो, फिर जब वो खत्म हो जाए आपको लगे कि अब और इसको यूज करना सही नहीं है तो स्विच किया जाता है। तो यहाँ पे भी पायलट ने क्या किया, सेकेंड फ्यूल टैंक के लिए स्विच कर दिया। और अभी तक तो उन्हें ये काफी इजी फ्लाइट लग रही थी, मन ही मन सोच रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हूं, और वो घर पहुंच के अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे वो सुबह सुबह एंजॉय करूंगा। वो उसी के ख्याल से वो बहुत खुश है और सोच रहे हैं कि ये फ्लाइट भी बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे वो नहीं थे उस टाइम पे। और इस मोमेंट तक आते आते पेरिस उनके पीछे 150 किलोमीटर्स पीछे पेरिस छूट चुका था। 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम वाज पेरिस। पेरिस उनके पीछे 150 किलोमीटर्स छूट चुका था। अब अचानक से जब वो पेरिस से इतने दूर आ चुके हैं तब उन्हें अचानक से दिखते हैं क्लाउड्स। कैसे क्लाउड्स? स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड्स कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारा आंधी तूफान जिससे आने वाला होता है, एकदम काले बादल छा जाते हैं आसमान पे। तो वो आसमान में ही है और उसे स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहे हैं अपने सामने। उन क्लाउड्स को वो बोलता है एज इफ इट वाज लाइक ब्लैक माउंटेन, काले पहाड़ी जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स उसको नजर आ रहे थे। बहुत टेरिफाइंग था, बहुत डरावना था। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ के डायरेक्शन से निकल जाए या उसके ऊपर से या नीचे से कहीं से भी निकल जाए, इतना फ्यूल नहीं था। उसके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वो स्ट्रेट जाए और स्ट्रेट स्टॉर्म का क्लाउड पड़ता। मन में बहुत सारा उसके क्वेश्चंस चल रहा है, लेकिन ही डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क। पीछे भी जाना उसको एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसके मन में पूरा, अब भी हमने देखा था इजी फ्लाइट, क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से वो सोच रहा है कि मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। लेकिन ये सब अनएक्सपेक्टेड चीजें बीच में आ गई है और वो बहुत ज्यादा अब दुविधा में पड़ गया और उसने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और इसीलिए ही हेडेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म।
ना वो नॉर्थ गया, ना वो साउथ गया, ना वो ऊपर से क्लाउड्स के ऊपर से गया, ना नीचे से, क्योंकि फ्यूल इनफ नहीं था। ठीक है, इसीलिए ही हेडेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब जैसे ही एंटर्ड द क्लाउड्स, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक। सब कुछ अचानक से काला काला हो गया, पूरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। जो बाहर तारों की रोशनी और सब उजाला था, अब अंदर कुछ भी ब्राइटनेस नहीं है। एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड। अंदर जाके एरोप्लेन थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करने लगा। एरोप्लेन प्रॉपरली नहीं उड़ रहा है, वो जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। एंड कंपास भी डेड हो चुका है, रेडियो भी डेड हो चुका है। रेडियो रेडियो का क्या काम है? रेडियो से ही कुड कॉल द कंट्रोल्स, आइदर पेरिस कंट्रोल और इंग्लैंड कंट्रोल, कहीं पे भी वो कांटेक्ट कर सकता था। बट उसने देखा कि उसका कंपास भी डेड हो चुका है, कि उसके डायरेक्शन पता चले। अब उसको ना डायरेक्शन, कंपास हम डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं, तो कंपास से कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर एंटर होते ही जब उसने अपने कंपास की तरफ देखा तो उसने देखा कि कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। वो बस उसके अंदर जो वो निडल होता है वो राउंड एंड राउंड टर्न हो रहा था, मतलब कंपास डेड हो चुका था। उसने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने का कोशिश किया और उसको पता चला कि रेडियो भी डेड हो चुका है। और जब पहले ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल, इमीडिएटली आंसर आया था, इमीडिएटली वहां से रिस्पॉन्स आया था। बट इस टाइम जब क्लाउड्स में एंटर होने के बाद ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट थ्रू द रेडियो, क्या हुआ? दिस टाइम देयर वाज नो आंसर। इस बार इमीडिएट आंसर तो छोड़ो, कुछ देर हो गई फिर भी कोई जवाब आया नहीं है। इतने में ही थोड़ा सा टेंशन में है, काले अंधेरे क्लाउड्स में अंदर छुपा हुआ है, तो अचानक से ही सॉ अनदर एरोप्लेन, एक दूसरी एरोप्लेन देखी बिल्कुल अपने एरोप्लेन के बाजू में, विथ नो विंग्स एंड नो लाइट्स। उसने देखा कि उसमें ना ही कोई विंग्स है और ना ही कोई लाइट्स है, बिल्कुल उसकी प्लेन से तो वो डिफरेंट प्लेन था। और उसके अंदर एक पायलट भी नजर आ रहा था जो बिल्कुल इसके तरफ देख रहा था, ऑथर की तरफ देख रहा था। और उस पायलट ने वेव किया, वेव करके बोला कि फॉलो मी। तो ऑथर को समझ में आया कि ये जो दूसरा पायलट है ये मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इसको रास्ता मालूम है, एंड दिस पर्सन विल हेल्प मी। अब वो दूसरे प्लेन के पायलट ने क्या किया? वो बिल्कुल ऑथर की प्लेन के सामने अपना प्लेन ले आया एंड स्लोली टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। सामने क्यों ले आया? बिकॉज इट विल बी इजी फॉर हिम टू फॉलो। ऑथर को इजी होगा फॉलो करने में, इसलिए वो बिल्कुल सामने आ गया और वो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया। काफी थोड़े समय और उड़ने के बाद ऑथर को यह रियलाइज हुआ कि ऑथर मतलब पायलट को रियलाइज हुआ कि फ्यूल सिर्फ इतना ही बचा था, कि फ्यूल इतना ही था फॉर मोर 5 to 10 मिनट्स। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही फ्यूल था, उससे ज्यादा फ्यूल नहीं था, उससे ज्यादा वो उड़ सकता नहीं था। लेकिन जैसे ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से वो क्लाउड्स खत्म हो गए और वो क्लाउड्स के बाहर आया तो उसे क्या दिखा? सडनली ही सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स। सामने उसको ये 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स दिखी। और वो क्या था? वो एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। वो एक्चुअली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था, बड़े ही सेफली वो पहुंच चुका था। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो दूसरी प्लेन नहीं थी, ना कोई दूसरा पायलट था, ना प्लेन थी, कुछ नहीं था। द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई बिल्कुल खाली था, कुछ उसको नजर नहीं आया। तो उसने अपनी ओल्ड डकोटा को पार्क कर दिया और बड़े नॉर्मली कंट्रोल रूम में चला गया, ताकि वहां पे जाके उस दूसरे पायलट के बारे में पूछे, वो कौन था, कहां से आया था, उसको थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन जब वो वहां पे गया, ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। वो वहां पे गया और पूछा कि मैं कहाँ था, मैं स्टॉर्म में किस पोजीशन पे, किस डायरेक्शन में, कहाँ पे था मैं, मेरी लोकेशन बताओ। और वो दूसरा पायलट कौन था? वो वुमन हंसने लगती है और बोलती है, दूसरा पायलट उस क्लाउड में, स्टॉर्म क्लाउड में? क्यों? आज तो सिर्फ स्काई में तुम्हारा ही प्लेन उड़ रहा था और मेरे रडार पे सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था और कोई प्लेन मुझे नजर आ रहा नहीं था। तो अब दिस पायलट गॉट सरप्राइज्ड, वो एकदम शॉक्ड हो गया है। वो सोच रहा है, हु हेल्प्ड, मुझे हेल्प किसने की? कौन था मेरे साथ उधर स्टॉर्म्स में जिसने मुझे डायरेक्ट किया, जिसने मुझे वहां से निकाला? दिस वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर हिम। और एक बहुत ही सस्पेंस वाला एंडिंग है इसका, एक ओपन एंडिंग है जिसमें कोई आंसर नहीं है कि वो ब्लैक एरोप्लेन आखिर किसकी थी, उसमें कौन था, वेदर इट वॉज अ ह्यूमन और एन एलियन। इसका कोई जवाब इस स्टोरी में नहीं है।
तो इसी के साथ हमारे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों स्टोरीज खत्म होते हैं। फर्स्ट स्टोरी सीगल के बारे में थी कि वो कितना कॉन्फिडेंस लेस था, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उड़ सकता है, लेकिन एट लास्ट वो उड़ता है क्योंकि अ बर्ड इज बॉर्न टू फ्लाई, उसको उड़ना तो है ही, कैसे किसी ना किसी तरीके से तो उड़ेगा ही। उसकी मम्मी ने उसको मजबूर किया, कि भूख ने उसे मजबूर किया। दिस इज अ क्वेश्चन कि वो कैसे उड़ता है। ओके और ये दूसरा जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पायलट के प्लेन को वो दूसरा प्लेन जिसमें ना लाइट्स थी ना विंग्स थी, अजीबोगरीब सी स्ट्रेन सी प्लेन थी, उसने कैसे बचाया और उसमें कौन था और वो कहाँ चला गया, ये इसमें क्वेश्चन है। और एक बहुत बड़ा सस्पेंस है फॉर द नरेटर, जो पायलट है उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिरकार उसमें कौन था जिसने उसे बचाया। इसी के साथ हमारे ये दोनों चैप्टर्स खत्म होते हैं, दोनों स्टोरीज खत्म होती हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।